हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से लास्ट चैप्टर लास्ट लेक्चर आपका आज रहेगा चैप्टर 3 का लास्ट लेक्चर। आपको पता है आज नेटवर्क का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम 2-3 दिन से हो रहा है। हम क्लास लाइव नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम आपको ये रिकॉर्डेड दे रहे हैं जो आपको इसे प्रीमियर के रूप में चलाया जाएगा आपको, लेकिन आपको चलाया जाएगा जरूर। अब्सेंट एक दिन भी नहीं होगा, आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो यह क्लास आपको पता है प्रीमियर ग्रुप में चला जाएगा। ओके, टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसी वजह से आप उसमें, हमारा भाई कोई गलती नहीं है। नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो उसमें हम लोग नेटवर्क में बैठे नहीं हैं, तो वो तो नेटवर्क वाले का प्रॉब्लम है। तो तब भी हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड कर दे रहे हैं, वो आपको सर वीडियो लगवा देंगे। ओके, चलिए देखिए, अप्लाइड केमिस्ट्री चैप्टर 3 और लेक्चर 8, यही आपका लेक्चर 8 आपका लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने अंत के लिए छोड़ा था, क्योंकि यह इसको हमें अच्छे से बताना था। आपने पढ़ा होगा म्यूनिसिपैलिटी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, नगर पालिका अपशिष्ट जल उपचार, इसका आपने नाम सुना होगा। तो आपको पता है कि शहरों में अक्सर जो जल आता है ना, वो नदियों से आता है। नदियों से हो सकता है, नहरों से हो सकता है, आता है। तो आपको लगता है क्या नदियों का पानी, नहरों का पानी डायरेक्ट हम लोग पी सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर हमें नदियों का पानी और नहरों का पानी मुझे पीना है तो पहले हमें उसे प्योर करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। तो वही है, नगर पालिका का जो जल है उसे हम शुद्ध करते हैं, तो उसे बोलते हैं नगर पालिका जल का उपचार करना। जब मनुष्य का उपचार करते हैं तो उसे बोलते हैं मनुष्य चिकित्सक, अर्थात डॉक्टर उपचार करते हैं ना। तो हम लोग जाते हैं, रोगी होते हैं तो जाते हैं, अपना उपचार करवाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं। उसी को हम जब जल को इलाज करेंगे तो उनका हो जाएगा जल का उपचार। ओके, तो हम लोग जल का जो उपचार करेंगे, अर्थात जल में जो अशुद्धियां होंगी उनको दूर करने की हम लोग अक्सर दो विधि का यूज ज्यादा करेंगे। एक प्यारे स्टूडेंट्स आपका होगा निलंबित अशुद्धियों को दूर करना, और दूसरा होगा जल के जीवाणुओं को मुक्त करना। तो बोलेंगे सर निलंबित अशुद्धियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो देखिए, निलंबित अशुद्धियों को हम आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप क्या करिए, किसी भी जल में जो भी अशुद्धियां हो उसे आप थोड़े समय के लिए से रख दीजिए। तो जो भारी जल की अशुद्धियां होंगी वह नीचे बैठ जाएंगी, बस हो गया उनका नीलंबन। नीलंबन माने नीलित हो जाएंगी नीचे, और ऊपर हम जो आपका ऊपर का जल रहेगा उसे हम अलग कर लेंगे, इसे बोलते हैं निलंबन। तो उसके बाद जो प्रोसेस आता है बच्चों, वो होता है स्कंदन। अब बोलेंगे सर स्कंदन क्या होता है? आपको पता है कुछ भारी भाई जल के कण होंगे वो तो बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ अशुद्धियां उसमें विलयन के रूप में रहती हैं, तो हम उसमें क्या मिलाते हैं? तो इसका स्कंदित करने के लिए हम उसको मिलाते हैं पोटास फिटकरी। पोटास फिटकरी क्या करता है, जो उसमें कुछ अशुद्धियां विलयन के रूप में रहती है ना, उन्हें स्कंदन करके छान करके अलग कर देता है। तो बच्चों स्कंदन के लिए हम मिलाते हैं पोटास फिटकरी। ओके, स्कंदन करने के लिए पोटास फिटकरी, सोडियम एल्यूमिनेट या फेरस सल्फेट, मेन रूप से पोटास फिटकरी मिलाया जाता है स्कंदन करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं छानना। छानना तो एकदम इजी है। छानने के लिए तो आपको पता है ना, बहुत पुराना विधि आपको पता है ना, कि किसी घड़े में पानी लेते थे, उसमें सब रेत भर देते थे, अब पानी को उसमें डालते थे, जो शुद्धियां रहती थी रेत में फंस जाती थी, और उसके बाद आपको शुद्ध पानी मिलता था। बस छानने के लिए इसमें भी वही विधि है, आपको कुछ नहीं करना। इसके लिए जल को आपको बड़े आयताकार टैंक में रख देना है, और उसमें कंकड़ बजरी वजरी वही आपको जो भी आपका जो आपका बड़े बड़े बारीक रेत हो, चारकोल, उसमें रख दीजिए, और जल आराम से डालिए, जो भी शुद्धियां होंगी वो छन जाएंगी, शुद्ध जल आपको मिल जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, आपको निलंबित करने में 3 विधियां हैं। निलंबित करने में आपका 3 विधियां हैं। एक आपका है अवसादन, दूसरा है स्कंदन, उसके बाद है छानना। ओके, तो आपको बोलेंगे सर इसी तरह से लिखा हुआ मटेरियल मिल जाता तो अच्छा होगा ना। बिल्कुल, आपके लिए हम मेहनत बिल्कुल किए हैं, और बेहतरीन ढंग से नगर पालिका देखिए आपके लिए हम बाकायदे लिख कर भी आए हैं, जैसे आपको 60 नोट्स की तरह मिल जाए। तो देखिए, शहरों में पानी का व्यवस्था नदियों या शहरों से, देखिए
शहरों में पानी की व्यवस्था नदियों या नहरों से किया जाता है। ये बातें हमने आपको बताई। इसलिए इस जल का उपचार या शोधन निम्न विधि किया जाता है। बताया ना दो विधियों से, एक आपका जल में निलंबित अशुद्धियों का शोधन और एक आपका जल को जीवाणुओं से मुक्त करना। तो निलंबित के लिए हमने बताया ना 3 प्रोसेस हैं, तो तीनों प्रोसेस देखिए अवसादन है, स्कंदन है, यहाँ पे है छानना। तीनों प्रोसेस को हमने बताया अभी और आपको समझा भी दे रहे हैं। देखिए इसमें अवसादन में इसमें जल के घुले ठोस कण जैसे मिट्टी बालू आदि को दूर किया जाता है। जो ठोस कण होते हैं वह अवसादित होकर बैठ जाते हैं। इसमें जल के ठोस कण नीचे बैठ जाता है और ऊपर से पानी को पंप द्वारा निथार लिया जाता है, एकदम आसान भाषा में। अब देखिए स्कंदन है, तो स्कंदन में आपको बताया ना अवसादन के पश्चात भी जल में कुछ अशुद्धियां विलयन के रूप में उसमें मिली रहती हैं, वो बैठती नहीं हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, पोटास एलम फिटकरी फार्मूला K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O अर्थात फेरस सल्फेट में मिलाया जाता है स्कंदन के लिए। ओके, अब बोलते हैं छानना। छानने के बल हमने बताया ना कि इसमें हम बड़े टैंक लेते हैं, उसमें हम बड़े बड़े मतलब देखा जाए बारीक रेत चारकोल और जो भी बजरी उजरी हो उसमें रख देते हैं और पानी को ऊपर से डालते हैं, छान लेते हैं। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों। तो 2 विधियां थी ना जल की यहाँ पे अशुद्धियों को दूर करने की, तो एक निलंबन आपका एक ही पेज पर आपका क्लियर। अब इसके बाद जो आपका रहेगा वो आपका है जीवाणुओं द्वारा। तो जीवाणुओं द्वारा ध्यान दीजिए, जीवाणुओं को आपको नष्ट करने का जो विधि है, जल में जीवाणुओं को मारना, पहले पढ़ चुके हैं क्लास में, तब भी हम आपके लिए लाए हैं एक ही क्लास में बताने के लिए। देखिए जल में जीवाणुओं से मुक्त करना आपने क्या उबाल कर दूर नहीं किया था जीवाणुओं को? बिल्कुल किया था। अगर आप इसमें बोलेंगे सर हम इसमें कैसे लिखेंगे, उबाल कर ही डाल दीजिए और आराम से लिखिए कि जल को हम उबाल कर उसमें कुछ हानिकारक जीवाणुओं को हम नष्ट कर सकते हैं। जीवाणुओं को अगर जल को उबालते, क्योंकि पता है ना अक्सर जब लोग बीमार होते हैं तो उन्हें हम गर्म पानी क्यों देते हैं, जैसे उनको पानी एकदम शुद्ध मिले, उनमें कोई जीवाणु न हो, और जब हम पिए तो हमारे शरीर के अंदर जो हानिकारक जीवाणु वो भी वो को इफेक्ट करे, उसको भी प्रभावित करे और बाहर मर जाए। अब देखिए क्लोरीनीकरण, तो क्लोरीनीकरण आप लोग पढ़ाया गया था पिछले क्लास में ना कि क्लोरीनीकरण में क्या होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीनोमीटर एक यंत्र होता था, उसी में हम जल को डालते थे और हाइपोक्लोस अम्ल बनता था। हाइपोक्लोस अम्ल क्या करता, जल से जीवाणुओं को नष्ट कर देता था। जब जल में क्लोरीन डाला जाता था तो बनता था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और हाइपोक्लोरस अम्ल। पिछले क्लास में आप देखेंगे है, इसमें समझा दे रहे हैं। हाइपोक्लोरस अम्ल और आपका HCl बनेगा, जो हाइपोक्लोरस अम्ल बनेगा वही क्या करेगा, जल के जीवाणुओं को नष्ट करेगा। इसे बोलते हैं क्लोरीनीकरण। अब बच्चों ओजोनीकरण, तो ओजोनीकरण भी आप जानते हैं। ओजोन मतलब पहले आप क्या करेंगे, एक ओजोनाइजर होगा, ओजोनाइजर में आप प्रवाहित कीजिए ऑक्सीजन और उसमें करिए उसका विद्युत का विसर्जन माने करंट दीजिए और उससे बनेगा ऑक्सीजन बन जाएगा ओजोन, O2 बन जाएगा O3 में। और वही ओजोन क्या करेंगे आप जल में प्रवाहित करेंगे तो वो जल के जीवाणुओं को कोशिका झिल्ली तक जाकर उसे नष्ट कर देगा। ओके, एक बार फिर से ओजोनीकरण बारे सुन लीजिए। ओजोनीकरण में क्या होता है कि पहले हम लेते हैं एक ओजोनाइजर और उसमें हम प्रवाहित करते हैं ऑक्सीजन और उसके बाद हम उसके में विद्युत का विसर्जन करते हैं तो हमें मिलता है ओजोन। और यही ओजोन क्या करते हैं, जब हम जिस जल को हमें शुद्ध करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसी ओजोन को प्रभावित करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसमें घुली हुई अशुद्धियों को नष्ट कर देगा, जो जीवाणु होंगे नष्ट कर देगा। पराबैंगनी विकिरण द्वारा, ये तो पता है, जो पराबैंगनी विकिरण होते हैं आपको पता है कि अगर हमारे शरीर पर डायरेक्ट आती हैं तो हमारे स्किन को भी प्रभावित कर सकती हैं। लेकिन जो वायुमंडल में ओजोन परत है वह क्या करता है, वह पराबैंगनी विकिरणों को बहुत अधिकांश भाग अवशोषित कर लेता है। लेकिन जो कुछ भी पराबैंगनी विकिरण आता है ना वो बच्चों जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए बहुत लाभकारी होता है। तो पराबैंगनी विकिरण देखा जाए हानि भी है लेकिन प्रॉफिट भी है। तो प्रॉफिट क्या है कि पराबैंगनी विकिरण जब सूर्य में जल पे पड़ता है ना, जल में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बस यही है पराबैंगनी। और पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा तो आप जानते हैं,
कि अक्सर हम जल को जीवाणुओं को शुद्ध करने के लिए उसमें मिलाते हैं लाल दवा। लाल दवा क्या करता है, बाकायदे उसमें घुलकर जल के जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। कुआं में अक्सर आप सुने होंगे उसमें लाल दवा मिला देते हैं, जैसे कि जब अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जीवाणु हो जाते हैं तो। ओके, चलिए अब आपका देखिए नेक्स्ट क्लास क्या है। नेक्स्ट क्लास नहीं बच्चों, क्लास निकल जा रहा है लेकिन क्लास नहीं, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। जल की कठोरता का निर्धारण हमने बताया था ना, ईडीटीए मेथड। जल की कठोरता के निर्धारण के देखिए दो विधियां होंगी, एक आपका ईडीटीए है पहला, उस दूसरा है ओ हेनरी मेथड। ओके, तो वो हम आपको दोनों बताएंगे, एकदम आराम से बताएंगे, आप घबराइएगा मत, बस आपको थोड़ा सा ओ हेनर मेथड है दूसरा वाला। ओके, तो आप घबराइएगा मत, आराम से एकदम समझिएगा। देखिए ईडीटीए मेथड, पहले आप जानिए कि ईडीटीए सर इसका पूरा नाम क्या है। देखिए हम बाकायदे लिखे ना इसका पूरा नाम, इसका सूत्र पहले आराम से। इसका पूरा नाम यहाँ पे देखेंगे, ई से एथिलीन और डी से डाईएमीन और टी से हो गया ट्राई एसिटिक और उसका ए से अम्ल एसिड। ओके, तो फिर से अब याद भी कर लीजिए, एथिलीन डाईएमीन और उसके बाद यहां देखिए टेट्रा, टी फॉर टेट्रा होगा, सॉरी टी फॉर टेट्रा, टेट्रा एसिटिक अम्ल। एक बार फिर से ईडीटीए, ई फॉर एथिलीन, डी फॉर डाईएमीन, टी फॉर टेट्रा, टेट्रा माने 4 और एसिटिक अम्ल। यहां पे देखिए एसिटिक अम्ल, ट्राई एसिटिक अम्ल। अब बोलेंगे सर इसका अगर ये चीज हम इस सूत्र में ढूंढे तो क्या मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। देखिए एथिलीन है ना, तो एथिलीन मतलब क्या होता है, C2H4, तो देखिए यहाँ पे C2H4 CH2 आपका यह एथिलीन है। ओके, अब बोलेंगे सर डाईएमीन, यहाँ पे देखिए एक एमीन यहाँ पे है, एन के साथ जो लगा हो एमीन, यहाँ पर भी लगा हुआ है एमीन, एमीन हो गया। टेट्रा माने 4 ठो आपको रहेगा एसिटिक अम्ल का ग्रुप। देखिए ये आपका एसिटिक अम्ल, यहाँ पे हम ऐसे बता सकते हैं, देखिए पूरा एसिटिक, एमीन माने क्या, सिर्फ यन, ध्यान देना है, एमीन माने सिर्फ यन माने एमीन बता रहा है। तो एथिलीन आपका यहाँ पे है और यन वाला कितना है, एमीन वाला ग्रुप का है 2, तो एथिलीन डाईएमीन और एसिटिक अम्ल देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल, यहाँ पे एसिटिक अम्ल, यहाँ पे एसिटिक अम्ल, यहाँ पे 4 ठो एसिटिक अम्ल। तो 4 माने टेट्रा, एक रहेगा तो मोनो, तो एक रहेगा तो फिर एसिटिक अम्ल, 2 है तो डाई एसिटिक अम्ल, 3 है ट्राई एसिटिक अम्ल, 4 है टेट्रा। तो यहाँ पे एथिलीन या यन है डाईएमीन, 2 ठो है ना, तो डाईएमीन ये एथिलीन पूरा मिलाकर है, पूरा मिलाकर एथिलीन है। और उसके बाद यहाँ मिलाएंगे, देखिए ये आपका एसिटिक अम्ल 2 इधर 2 इधर, टेट्रा एसिटिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ईडीटीए डाई सोडियम के रूप में प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान देना है ना, जब ईडीटीए का प्रयोग करेंगे तो डाई सोडियम के रूप में प्रयोग करना है आपको, अर्थात ईडीटीए में आपको क्रिया कराना है सोडियम से। जब सोडियम से क्रिया कराएंगे तो ऊपर का जो 4 ठो एसिटिक अम्ल है ना, तो 2 को हटाकर लग जाएगा सोडियम। देखिए यहाँ पे आपका सोडियम लग गया, फार्मूला याद भी हो गया होगा। बीच में आपको एथिलीन, यहाँ पे यान और फिर इधर एसिटिक अम्ल, इधर एसिटिक अम्ल, यहाँ पर भी यान, इधर एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। ओके, और यहाँ पे जो बचेगा वो बांड के रूप में बचेगा। ओके, यहाँ पे बोलेंगे सर H2 है, नहीं तो एक बांड भी है ना, एक बांड भी है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आ गया सोडियम, अर्थात ईडीटीए को हम सोडियम के रूप में प्रयोग करेंगे। अब देखिए सोडियम के 2 अणु इसलिए है, इसमें कितने हैं, सोडियम के 2 अणु हैं, इसलिए यह द्विभाषमिक है। क्या है, द्विभाषमिक, अर्थात इसको अगर हमें क्षारीय बनाना पड़ेगा तो इसमें हमें 2 सोडियम है तो 2 ही क्षार लाने पड़ेंगे, इसलिए क्या है, यह द्विभाषमिक है। ओके, देखिए विशेषता क्या है, विशेषता सुनिएगा। देखिए इसकी विशेषता यह है कि इसकी विशेषता सुनिए कि इसकी विशेषता क्या है। यह NH4Cl और NH4OH माने अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बफर विलयन की 2 बार लिखा गया है, कोई बात नहीं, बफर विलयन की उपस्थिति में लगभग 10 pH मान पर कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों लवणों से क्रिया करता है। माने यह जो आपको दिया गया है सोडियम का जो ईडीटीए है, अगर हम अमोनियम क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का बफर विलयन अगर हम ले लेंगे जिसका pH मान कितना हो
10 हो तो वही जाकर वह सोडियम से भी क्रिया करेगा। देखिए, सोडियम से भी क्रिया करेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड से क्रिया करेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जो जल में अशुद्धियां होती हैं वह कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। ओके, तो इसीलिए आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम से क्रिया कराने वाला यौगिक तैयार करना है। तो यहाँ हमने क्रिया कराने वाला यौगिक हमने सोडियम वाला ले लिया है। अब यह क्या करेगा, इसके अब ध्यान देना है, इसका हमें लेना है बफर सलूशन। इसका हमें लेना है बफर सलूशन। तो इसको बफर सलूशन के लिए क्या करेंगे, इसमें हम अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या करेंगे, विलयन, बफर विलयन की उपस्थिति में लगभग 10 pH मान पर हम लेंगे, जैसे दोनों लवणों से क्रिया करता है। बफर विलयन तैयार कर लिए। अब देखिए यहाँ पे हम आपको दिखाए हैं, जैसे सपोज करिए, अब बोलेंगे सर यह देखिए ईबीटी क्या है बच्चों, है ईबीटी है एरियोक्रोम ब्लैक टी। याद कर लीजिए, ईबीटी एरियोक्रोम ब्लैक टी। यह हम करते हैं विलयन का रंग पता करने के लिए कि हमारा विलयन किस प्रकार का है, किस प्रकार का है, अम्लीय हुआ कि क्षारीय हुआ, इसके रंग पता करने के लिए। ओके, यह एक प्रकार का सूचक है जो ईडीटीए में सूचक यूज होता है। पेपर में आ सकता है कि ईडीटीए में किस प्रकार का सूचक यूज होता है, तो ईबीटी, ईडीटीए, ईबीटी। तो देखिए आपका मैग्नीशियम है, इसमें हम मिलाएंगे ईबीटी अर्थात एरियोक्रोम, एरियोक्रोम, ध्यान दिया, एरियोक्रोम ब्लैक टी, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा, एरियोक्रोम ब्लैक टी मिलाएंगे 10 pH मान पर। तो देखिए बन जाएगा मैग्नीशियम ईबीटी, माने ईबीटी उसमें मिल गया। और आपका विलयन कैसा है, लाल रंग। लाल रंग का रहेगा तो क्या आपको लगता है वो क्षारीय है, नहीं, अभी क्षारीय आपको नहीं पता चल रहा है। तो देखिए अब जो मैग्नीशियम बना है उसमें हम मिलाएंगे ईडीटीए। अब ईडीटीए मिलाएंगे तब देखिए वहां पे आपको बन रहा है मैग्नीशियम ईडीटीए और ईबीटी नीला रंग हो गया। ओके, या आपको बेहतरीन नोट्स आपके लगवा देंगे। तो बच्चों देखिए ईडीटीए विधि द्वारा कठोरता ज्ञात करना, कठोरता कैसे ज्ञात करेंगे, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मानक कठोर जल, ध्यान दीजिएगा, कठोरता ज्ञात करने के लिए, गणना करने के लिए आपको पहले पूरा प्रोसेस बनाना पड़ेगा, ईडीटीए को पूरा तैयार करना पड़ेगा, तब जाके ईडीटीए को मिलाना है। ओके, तो पूरा तैयार करने के लिए पहले हम मानक कठोर जल बनाएंगे, कठोर जल जो भी होगा उसे हम मानक बनाएंगे, उसके ईडीटीए का विलयन बनाएंगे, फिर हम बफर विलयन उसका बनाएंगे, बफर विलयन भी डालते हैं, आपको पता है बफर विलयन भी डालते हैं, और सूचक भी बनाएंगे कि सूचक भाई डालेंगे ना कि पता करेंगे कि कैसा है, अम्लीय है क्षारीय है, तभी तो। और आपका ईडीटीए का मानकीकरण करेंगे कि ईडीटीए हमारा तैयार हुआ कि नहीं। ओके, तो देखिए 1 ग्राम आपको CaCO3 लेना है प्लस HCl आपको मिलाना है, 60 नोट्स में लिखे हैं। आपको 1 ग्राम CaCO3 और HCl आपस में मिलाना है। तो घोल गर्म करके शुष्क कर लेते हैं, जो हम इसको मिलाए रहते हैं हम उसको गर्म करके शुष्क कर लेते हैं। अब बचे अवशेष में क्या मिलाते हैं, आसुत जल। और अब देखिए मिलाकर विलयन का आयतन 1 लीटर कर लेते हैं, उसमें क्या करते हैं जो बचा अवशेष है उसमें मिलाते हैं आसुत जल, और विलयन को हम बराबर 1 लीटर किए रहते हैं, जैसे 1 लीटर की मात्रा कम ना हो। अब देखिए 1000 ml, क्योंकि पता है 1 लीटर माने 1000 ml जल में CaCO3 की मात्रा कितनी है, 1 ग्राम, क्योंकि आप CaCO3 कितना लिए हैं, 1 ग्राम। 1 ग्राम आप उसे मिला रहे हैं 1000 ml जल में। ओके, 1000 ml जल में, तो आपको 1000 ml में निकालना है CaCO3 1 ग्राम। तो 1 ml जल में CaCO3 की मात्रा बटे में कर देंगे। CaCO3 की मात्रा ही क्या करता है, कठोरता का मापन करता है बच्चों। पार्ट्स पर मिलियन याद आ रहा हो ना आपको, हाँ, पार्ट्स पर मिलियन। तो यहाँ पे देखिए आपको बिल्कुल मतलब इतना देख जो लिखा गया है ना, एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, आपको भाई टॉपिक थोड़ा लंबा था, आपको जान ही रहे हैं कि ईडीटीए बहुत लंबा है, इसे 60 नोट बनाए हैं, आप भी आराम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 60 नोट लिखे हैं कि 1 ग्राम CaCO3 और HCl आपस में मिलाया गया है, और मिलाकर
पहले हम क्या कर लेते हैं, मिलाकर विलयन को हम गर्म करके, वो क्या बोला देख, घोल को गर्म कर, पहले घोल बनाएंगे, उसके बाद उसको गर्म करके शुष्क कर लेंगे। जब आपका शुष्क हो जाएगा तो विलयन आपका लगभग 1 लीटर से कम हो जाएगा, तो उसमें आसुत जल मिलाकर विलयन 1 लीटर कर लीजिए। अब देखिए कि आपने 1 ग्राम CaCO3 मिलाया है ना, कितने ग्राम में, कितने मिली जल में, 1000 ml जल में 1 ग्राम CaCO3, तो 1 ml जल में कितना होगा, बटे कर दीजिए, ये हो गया। अब EDTA का विलयन बनाना है, तो देखिए 4 ग्राम EDTA प्लस आसुत जल, अब हम लेंगे EDTA, हम बाहर से ला रहे हैं 4 ग्राम, अब 4 ग्राम हम EDTA उसमें मिलाएंगे और जो आसुत जल भी मिला देंगे, मिलाकर और 1 लीटर का आयतन तैयार करेंगे। ये बाहर से, ये थोड़ा इससे अभी अलग है, इस पर भी मत जाइएगा। यहाँ पर भी देखिए 1 ml जल में CaCO3 की मात्रा तैयार है, 1 ml जल में। अब यहाँ पे देखिए 4 ग्राम हम ले रहे हैं EDTA और आसुत जल ले रहे हैं, 4 ग्राम EDTA और आसुत जल हम मिला रहे हैं, और विलयन का आयतन बना दे रहे हैं कितना, आसुत जल ही मिलाएंगे विलयन का आयतन 1 लीटर बनाने के लिए, 1 लीटर बना लिए, 1 लीटर बन गया ना EDTA का विलयन, हाँ ये बन गया। इसको भी देखिए 1 लीटर बनाना है आपको, बफर विलयन बनाना, तो बफर विलयन बनाने के लिए क्या मिलाना है, NH4Cl और NH4OH, तो 67.5 ग्राम NH4Cl और 570 ml NH4OH मिलाकर विलयन का आयतन 1 लीटर में कर लेते हैं। देखिए बाद में मिलाएंगे NaOH, बाद में मिलाएंगे NaOH, और NaOH की गणना बहुत कम होती है, इसको मिलाकर विलयन का 1 लीटर आयतन कर लेते हैं। अब देखिए सूचक बनाना, 0.5 ग्राम EBT और 100 ml अल्कोहल, सूचक बनाने के लिए EBT मिलाएंगे, बोले थे ना इसका सूचक क्या होगा EBT, यह मात्रा आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए EDTA का मानकीकरण, अब उसका तैयार करते देखते हमारा तैयार हुआ। ब्यूरेट को साफ कर EDTA को भरते हैं, जो EDTA हम बनाए हैं ब्यूरेट साफ करते हैं, ब्यूरेट एक मापनी होता है, उसमें बताता है कि हमारा ब्यूरेट कितना है, तो ब्यूरेट को साफ कर EDTA भर लेते हैं और कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं, 50 ml मानक कठोर जल उसमें हम मिला देते हैं, और देखिए क्या प्लस किए हैं, 10 और 15 ml बफर विलयन भी मिलाते हैं उसमें, और EBT भी मिलाते हैं, जैसे रंग पता चले, 4 या 5 बूंद विलयन का रंग उसमें मिलाते हैं, जैसे विलयन का रंग लाल से नीला हो जाए, तभी नीला होगा तो क्षारीय होगा, तभी तो अरे कठोरता आएगी, तभी तो कठोरता को हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए क्या क्या मिलाएं, एक बार देखिए ब्यूरेट पहले लेंगे, क्या लेंगे ब्यूरेट, उसको साफ करिए, उसमें मिलाइए EDTA, उसमें मिलाइए EBT, उसमें मिलाइए EBT हो गया ना, और उसमें मिलाइए बफर विलयन, बफर विलयन मिला गया कि नहीं, बफर विलयन, हाँ देखिए बफर विलयन है, बफर विलयन आपका जो है वही, इन सबको मिलाकर उसका मानक तैयार किया गया है, तो आपको याद भी हो गया होगा धीरे धीरे। अब देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के कारण संपूर्ण कठोरता, अब आपको पता है कि जो कठोरता होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से ही होगा, तो देखिए यहाँ पे इसका किए हैं कैलकुलेशन एकदम साफ से, तो देखिए EDTA का मानकीकरण ज्ञात करना, तो आपको पता है कि 50 ml मानक कठोर जल हम तैयार किए थे, 50 ml तैयार किए थे ना, और उसका आयतन पहले जब हम मानक कठोर जल लिए थे, पहले बता रहे हैं, उसका आयतन मान लीजिए V1 ml है, EDTA उसके बराबर है, 50 ml मानक कठोर जल में आपका V1 ml क्या है, EDTA है, समझते रहिए, यह आप ध्यान दीजिएगा। तो 1 ml में निकालेंगे, तो 1 ml, इसको ध्यान दीजिए, इसके पहले वाला लाइन याद हो गया होगा, 1 ml कठोर जल में CaCO3 की मात्रा कितनी है, 0.0, मतलब होता है 1/1000 आया था, देखिए 1 ml मानक कठोर जल में CaCO3 की मात्रा, देखिए यह ना 1 ml जल में CaCO3 की मात्रा 1/1000 ग्राम आया था ना CaCO3 की मात्रा, तो उसको हम भाग देंगे तो 0.001 आ जाएगा, वही देखिए 1 ml मानक कठोर जल में CaCO3 की मात्रा 0.00 ग्राम, यह बच्चों इसका यह अलग बात है, यह अलग बात है, ओके। अब देखिए 1 ml मानक कठोर जल में CaCO3 की मात्रा इतना है, तो 50 ml में कितना होगा बच्चों, गुणा कर देंगे क्योंकि आपने लिया है 50 ml, ओके। अब ध्यान देना है V1 ml EDTA यही है आपका,
और 50 ml मानक कठोर जल, ये दोनों क्या हो जाएंगे अब आयतन में बराबर, क्योंकि यहाँ देखिए 50 ml मानक कठोर जल वही इसके बराबर है, एकदम वही इसके एकदम बराबर है। तो आपका 50 ml मानक कठोर जल तैयार है, उसका कितना ग्राम है 0.05 ग्राम। तो यही 50 ml है ना, तो यही है V1 ml EDTA, दोनों बराबर है ना, तो बराबर हम कर सकते हैं। V1 ml EDTA और 50 ml मानक कठोर जल का भार, वही आपका कितना है 0.05 CaCO3, यही आपका ग्राम इतना है। इसका इसका इससे तुलना किया गया। ओके, अब देखिए V1 ml EDTA बिलियन में आपका जो CaCO3 है कितना है 0.05 ग्राम CaCO3 है। तो इसको हम निकालेंगे, V1 है तो 1 ml में निकालेंगे तो भाग देंगे V1 का, यहाँ होगा V1। अब देखिए कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों के कारण समस्त कठोरता अब निकालेंगे। तो 50 ml कठोर जल में, अब आपको ध्यान दीजिए ये मानक कठोर जल में ये था, मानक जब आप पहले पहले लिए थे तब आपका आयतन V1 था, लेकिन जब उसमें कुछ मिलाते जा रहे हैं तो आपका आयतन बदलेगा ना। अब आपका जो मानक से हटकर अब 50 ml कठोर जल आपका हो गया है, उसका आयतन V2 ml EDTA। तो 1 ml में निकालेंगे EDTA 0.005 अपान V1। तो 1 ml वाला आपका जो इक्वेशन है बच्चों, 1 ml वाला यहाँ पे हम तैयार किए हैं। देखिए ये वाला लाइन थोड़ा इससे हट के है, यह वाला इससे हट के है, ये वाला लाइन हम आपको बता रहे हैं। यह वाला लाइन बच्चों, यह वाला अलग है, ध्यान दीजिएगा, यह वाला अलग है लाइन, यह वाला लाइन अलग है। अब इसको हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यह हम इसको लिए हैं 1 ml EDTA बिलियन बराबर, यहाँ पे देखिए लास्ट वाला लाइन जो इसको यहाँ से लिए हैं, इसको हम यहाँ से लिए हैं 1 ml EDTA बिलियन बराबर 0.05 V1 CaCO3। ओके, अब आपका V2 वाला यहाँ पे है, V2 वाला कहाँ पे है, यहाँ से V2 ml EDTA 1 ml EDTA निकाल लेंगे आप। तो V2 ml निकालना होगा, 1 ml को आपको पता चल गया है ना, तो किसी का निकालना है V2 का, इसमें कर दीजिए गुणा, बस। अब आप इसमें अगर कर देंगे गुणा बच्चों, अब आपको पता है कि आपको निकालना है पार्ट्स पर मिलियन में, तो आपको कितने में निकालना है V2 ml में नहीं, 10 लाख में, 1 मिलियन में। तो 1 मिलियन में निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, यही देखिए यहाँ पे गुणा किया गया, 10 लाख का गुणा किया गया। बोलेंगे सर 50 कहाँ से आया, ध्यान दीजिएगा जब V2 ml पे निकाला गया है तो आया है यहाँ, ध्यान दीजिएगा। तो 50 ml कठोर जल लेंगे ना, 50 ml, तो 1 ml निकालेंगे तो अपान में 50 ही होगा, 1 ml निकालेंगे कठोर जल अपान में 50 होगा। तो 1 ml निकालेंगे तो अपान में 50 ही होगा, इसलिए अपान में 50 आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको हमेशा 1 ml लेना है। एक बार फिर से देखिए फिर से EDTA का मानकीकरण, 50 ml मानक कठोर जल पहले हम ले रहे हैं, मानक कठोर जल, और जो आप मानक कठोर जल इससे पहले जो हम बनाए हैं उसी को ले रहे हैं, और उसका सपोज कि आयतन आपका है V1 ml EDTA, उसके बराबर है। ओके, ध्यान दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, 50 ml है तो पहले 1 ml मानक कठोर जल लेंगे, तो आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा 1 ml निकालेंगे तो 1 ml कठोर जल में CaCO3 की मात्रा 0.001 ग्राम। ये कहाँ है, पहले वाले से आया है, हमने बताया था, निकाला हमने पहले से निकाला हुआ है, इसके पहले वाले में, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए निकाले हैं 1 ml जल में CaCO3 की मात्रा, 1 ml जल में CaCO3 की मात्रा, यहाँ पे देखिए यह आपका एक मानक कठोर जल में CaCO3 की मात्रा, यह लाइन आपका इस वाले लाइन से हट के है, इसलिए हम आपको इसका कलर चेंज किए हैं। 1 ml में आपको पता चल गया, तो आपको 50 ml में निकालना है, क्योंकि आपने लिया कितना 50 में निकालेंगे गुणा कर देंगे। तो आप ध्यान दीजिए यही जो आपका है 50 ml, यहाँ पे जो ग्राम आया है यही आपका है V1 ml EDTA है, क्योंकि वही 50 का वैल्यू तो यह आया, वही 50 का वैल्यू यह आया, तो इसको हम इसके बराबर कर सकते हैं, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, सब बराबर हैं, तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इसके बराबर V1 ml EDTA बिलियन बराबर 0.05 CaCO3।
तो आपको 1 ml निकालेंगे तो अपान में कर देंगे। 1 ml निकाल कर आप तैयार हैं, तो इसको आप साइड में रखिए रहिए। अब कैल्शियम मैग्नीशियम लवणों को समस्त कठोरता निकालना है, तो 50 ml कठोर जल का अब आपको लेना है। मानककरण के बाद विलयन का आयतन कितना हो गया 50 ml कठोर जल, अब उसका आयतन होगा V2 ml EDTA। अब ये लाइन हट के है, यह देखिए पहले वाला है 1 ml EDTA विलयन का। ओके, तब यहाँ करेंगे V2 ml EDTA निकालेंगे। तो बच्चों ध्यान दिए 1 ml EDTA आपको तैयार है, तो V2 ml निकालेंगे तो कर देंगे गुणा। ओके, 1 ml आपको तैयार है तो V2 ml निकालेंगे कर देंगे गुणा। तो यहाँ पे हमें लिखना है 10,000 में आपको निकालना है पार्ट्स पर मिलियन में। पार्ट्स पर मिलियन का निकालेंगे तो इसमें हम 10,000 का गुणा कर देंगे। यही देखिए 0.05 V2 आपका 10,000 में गुणा कर दिया। ये आपका नीचे V1 है, ये है, बोलेंगे 50 कहाँ से है, यहाँ 50 है, जो 50 ml है उसका 1 ml निकालेंगे तो अपान 50 हो जाएगा। देखिए अब हम बात करते हैं, जल की कठोरता हम निकाल चुके हैं पार्ट्स पर मिलियन में। अब हम बात करते हैं दूसरे का विधि है ओहेनर विधि। ओहेनर विधि, आपको पता है कि जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की अशुद्धियां होती हैं उसमें एक स्थायी कठोरता होता है, एक अस्थायी होता है। अस्थायी होता है उसमें बाइकार्बोनेट की वजह से, और जो स्थायी होता है वह कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट की वजह से, इसी की वजह से होता है। तो दोनों को हम अलग अलग बता रहे हैं। ओके, तो वो है ना विधि में अस्थायी कठोरता दूर करेंगे। तो अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए पहले आपको क्या करना है, ध्यान देना है, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम में आपको मिलाना है HCl मिलाना है बच्चों। क्या मिलाना है, HCl अम्ल मिलाना है। कौन सा अम्ल मिलाएंगे, एक बार सल्फ्यूरिक अम्ल, एक बार क्या मिलाएंगे यहाँ सर एक आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको मिलाएंगे। अस्थाई में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट होते हैं, तो हम आपको कैल्शियम का ही पहले बता रहे हैं। ओके, कोई भी पढ़ा सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं। समीकरण में आपको बता रहे हैं कि कैल्शियम को कैसे निकालते हैं, वैसे मैग्नीशियम को निकाल दीजिएगा। वैसे ही सेम जहाँ पे Ca है वहाँ पे Mg कर दीजिए बस। इंजीनियर्स हैं तो इतना तो आपके पास दिमाग होगा। तो देखिए पहले इसका हम क्रिया कराएंगे तो कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम के सल्फेट की वजह से ही होता है, कैल्शियम के क्लोराइड और कैल्शियम का सल्फेट बन जाएगा। तो देखिए अस्थायी कठोरता की गणना कैसे करेंगे, इसमें ध्यान दीजिएगा। आपको वही निकालना है 10,000 ml में कठोर जल के नमूने में तुल्य CH सूत्र के बाद। देखिए बच्चों इसका प्रोसेस करेंगे एक एक स्टेप तो बहुत लंबा है, मेन आपको यही आपका निकल के आएगा, यही आप लिख लीजिए। क्योंकि आप पूरा देखकर तो नहीं पढ़ रहे हैं, उसे छोड़ने की विचार कर रहे हैं कि इसको आएगा पेपर में छोड़ देंगे, नहीं, आपको कुछ न कुछ इसमें सीखना है। कोई भी पेपर में आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो यह वाला जो है डायरेक्ट एक फार्मूला बन के आ गया है, उसमें हम डायरेक्ट आपका निकाल दिए हैं 10 VPPM आया है। ओके, क्योंकि आपको पता है CaCO3 की जो मात्रा था लगभग 0.00 ग्राम था ही। अब जो आपका आयतन है आपका भी है, यहाँ पे देखिए पार्ट्स पर मिलियन में लेंगे तो यहाँ पे रहिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए आपका 100 रहेगा। आपको ऐसे समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें ऐसे होंगी कि आपको उसमें अगर क्योंकि सिलेबस कहता है कि उसका उतना ही पढ़िए। अब भाई जब हम उसका विस्तृत नॉलेज लेंगे तभी तो हम पूरा कर पाएंगे, समझ पाएंगे। लेकिन अब पेपर में आपको सिर्फ इसी चीज़ का फैक्ट आएगा, तो इसमें आपको अब पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा और समझ में भी आउट माइंड चला जाएगा। तो इसलिए हम मेन फैक्ट ही उठा कर लाए हैं। ओके, तो प्यारे स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कि ये आपका प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, पहले आपको कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट होते हैं उसमें हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या H2SO4 मिलाते हैं। उसके बाद हमारा कैल्शियम और कैल्शियम के सल्फेट क्लोराइड मिलते हैं। अब फिर उसके बाद हम उसकी कठोरता को नाप लेते हैं, यही इसकी वजह से कठोरता है, उसी को नाप लेंगे। अब देखिए लास्ट आपका है स्थायी कठोरता। तो स्थायी कठोरता का पता करने के लिए हम उसमें मिलाएंगे Na2CO3। उसमें क्या मिलाएंगे, Na2CO3। तो वही कैल्शियम के कार्बोनेट और कैल्शियम की क्लोराइड, यही सब बताएगा। यहाँ पे कैल्शियम वाला रिएक्शन कराए हैं, इसके बाद वाला मैग्नीशियम वाला आएगा। तो ये बस सिंपल रिएक्शन कराएं, उसमें आपका HCl का रिएक्शन कराया गया, इसमें आपका Na2CO3 का कराया गया, इसमें आपका कैल्शियम के कार्बोनेट मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे मैग्नीशियम वाले से, तो मैग्नीशियम के सल्फेट बनेंगे। इसकी देखिए वही चीज़ है, इसमें भी आपका देखिए V1 माइनस V2 10 लाख, उसके बाद 1000 उसमें भी था, इसमें आपका गुणित 100 भी है। तो इस पूरी चीज़ को आप लर्न ही कर लीजिए, थोड़ा सा मैटर है, ज़्यादा नहीं है,
थोड़ा सा है, यही आपका टॉपिक छूट रहा था। और बच्चों पता है हमने शॉर्ट नोट्स बनाया है, जैसे आपको बार बार रिवाइज करके कोई दिक्कत पड़े एक आध बार दो लिख लीजिए, जैसे आपको बेहतरीन नोट्स भी मिल जाए, बार बार आप इसे देखते भी रहिएगा। आप स्क्रीनशॉट बीच बीच में ले लेंगे ना, जैसे आपको रहेगा कि अगर हम कहीं पर भी थोड़ा समय पाएंगे तो इसको हम देखेंगे तो आपके माइंड में छूट जाएगा। अब पूरा किताब उठाएंगे तो पूरा किताब में एकदम भर दिया गया है, तो कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे, अभी तो बहुत चीज़ पढ़ना है। एक कई टॉपिक में फंस जाएंगे तो 2 4 नंबर में तो और विषय कैसे पढ़ पाएंगे। तो किसी चीज़ को शॉर्ट रूप में आप पढ़े रहिए कि यह फैक्ट तो मुझे लिखना ही लिखना है, यह फैक्ट तो आपको लिखना ही लिखना है, फिर एक्स्ट्रा बातें आप कुछ पढ़ लीजिएगा आपको क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों आपको पता है कि टेक्निकल इशू था इसलिए वीडियो रिकॉर्डिंग किया गया, उसके बाद प्रीमार्क रूम में चला दिया जाएगा। सो प्यारे स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब हम आएंगे तो आप बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आएंगे, क्योंकि आज अब ध्यान दीजिएगा जो सैटरडे आएगा ना उसमें आपका सुपर क्लास चलेगा, सुपर सैटरडे रूम में उसमें हमारा न्यूमेरिकल आएगा। ध्यान दीजिएगा सैटरडे को शनिवार को ध्यान दीजिए शनिवार को सुबह 10 बजे लगभग हम लाइव होंगे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। जितना पढ़ाए हैं उसका विद्युत रसायन भी कंप्लीट किए हैं। कोई बच्चा बोल रहा था कि सर विद्युत रसायन इतना ही है, तो आप देख लीजिए बच्चों सिलेबस, विद्युत रसायन बहुत छोटा सा टॉपिक है, ये है उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अगर आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो आप उसमें लीन हो जाइए, तब आपका टाइम बर्बाद जाएगा। क्योंकि पता है हम चाहते तो पूरा टॉपिक पढ़ा देते, उसमें पूरा किताबिया पढ़ा दें, लेकिन सिलेबस जो कह रहा है उसे पढ़ेंगे तब आप कम समय में बेहतरीन तैयार कर पाएंगे। कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, 3 4 बार पढ़िए। अब इतना नहीं कि आप पूरा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसी एक ही चैप्टर में पढ़ रहे हैं, एक चैप्टर आपका 7 8 नंबर का ही है, उसी में लीन हो जा रहे हैं, अगला चैप्टर तैयार नहीं कर पा रहे। तो कुछ बच्चे ज़्यादा नंबर क्यों पा जाते हैं, उन सिलेबस के अनुसार वही टॉपिक पढ़ते हैं जो हमको पता है कि हाँ यही आएगा। और कुछ बच्चे होते हैं कि पूरा किताबिया पढ़ने लगते हैं, तो वो उनका कभी ज़िंदगी में खत्म होगा नहीं हो ही पाएगा। तैयारी करने वाले बच्चे पूरा पढ़ते हैं। आप तो तैयारी नहीं करें, आप तो सिलेबस में चले गए हैं ना, आप तो सिलेबस वाले में आप पढ़ेंगे। ओके सो प्यारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आपको सैटरडे को बेहतरीन न्यूमेरिकल मिलेगा। न्यूमेरिकल ग्रुप में आपको कोई भी रहेगा वो भी मिलेगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। पूरा मैराथन है बच्चों, उसमें सभी टीचर्स क्रम वाइज आएंगे। आपके सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें जो हमारा क्लास है केमिस्ट्री का वो लगभग 10 बजे रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा 7 बजे से शुरू होगा, बहुत लंबा जाएगा, तो आप देखना ना भूलिएगा। सैटरडे को इसी सैटरडे को जो 2 दिसंबर को आएगा, 2 दिसंबर 2023 को जो सैटरडे है उसी में आपका चलेगा मैराथन का। सो प्यारे स्टूडेंट तैयारी करते रहेगा, सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज टेक्निकल इशू हुआ इसीलिए हम क्षमा चाहते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं टेक्निकल इशू में क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, तब भी हम आपको वीडियो दे रहे हैं। ओके थैंक यू।